हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैपिंग की क्लास में और डिस्कस करेंगे मैपिंग। मैपिंग में तीन मैपिंग हैं यहाँ पे और डिस्कशन होगा इसका। तो देखिए यहाँ फर्स्ट जो है थाईलैंड और भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ है कि बीच में जो है 10वीं रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई है, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा की गई है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, इंडियन पैसिफिक क्षेत्र जो है और रीजन है, उसमें उभरते सुरक्षा घटनाक्रमों पे चर्चा की गई है। तो ये आपका जो है मैप है थाईलैंड की। अगर हम इसकी बात करते हैं थाईलैंड के बारे में, अगर हम देखें तो 1939 तक सियाम के नाम से जाना जाता था। एक संप्रभु संवैधानिक राजतंत्र है। अपने निकटवर्ती क्षेत्र का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो कभी भी यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभुत्व के अधीन नहीं आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभुत्व है उसके अधीन कभी नहीं आया। 1932 में पूर्ण राजशाही से परिवर्तित होने के बाद यह एक संसदीय ढांचे के तहत संचालित होता रहा। हालांकि राजनीतिक सत्ता अक्सर जो है सैन्य नेतृत्व के साथ बदलती रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब इसमें थाईलैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, तो देखिए ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो 39 तक जो है इसको सियाम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप ये बोल सकते हैं कि कब तक, 1939 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक संप्रभु जो है राजतंत्र और अपने निकटवर्ती क्षेत्र का एकमात्र ऐसा राष्ट्र रहा है जो यूरोपीय जो औपनिवेशिक रहा है, यूरोपियन कॉलोनियल डोमिनेशन, उसका जो है कभी अधीन नहीं आया वो। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो 1932 में पूर्ण राजशाही से परिवर्तित होने के बाद यह एक संसदीय ढांचे के तहत संचालित होता है। हालांकि राजनीतिक सत्ता है फ्रीक्वेंटली अल्टरनेटेड जो है विथ मिलिट्री लीडरशिप के, मतलब सैन्य नेतृत्व के साथ जो है बदलती रही है। तो कैपिटल इसका क्या हो गया, बैंकॉक हो गया। ठीक है, सीमावर्ती अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से चलते हैं तो एक तो म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया और इधर से मलेशिया हो गया। ठीक है, तो ये म्यांमार का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, मलेशिया का। ठीक, और तो आप इसको बोल सकते हैं कि देखिए देश का प्रमुख भाग तो म्यांमार, बर्मा, उत्तर और पूर्व में लाओस हो गया, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया हो गया और दक्षिण प्रायद्वीपीय भूमि सीमा मलेशिया के साथ साझा करता है। अगर भूवैज्ञानिक और भू आकृति विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भौगोलिक रूप से 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसमें 5 कौन कौन से हैं, तो एक हो गया उत्तरी पर्वत, दूसरा हो गया आपका खेरात का, तीसरा, पांचवा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैप अगर आपके पास हो तो वहां देखेंगे कि हिमालय जब उत्थान हुआ था, प्रक्रिया हुआ था, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा रहा होगा। और हिमालय का उत्थान हुआ है, ठीक है, हिमालय का उत्थान हुआ है, तो इसमें क्या हुआ कि दक्षिणी विस्तार जिसमें लंबी ग्रेनाइट पर्वत श्रृंखला है, जिसमें देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट इंथानोन, ठीक है, स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 8,481 मीटर। तो माउंट इंथानोन जो है वो देखा जाए तो कहीं यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसी के आसपास आप ये बोल सकते हैं। और पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ जरा, यहाँ पर। ठीक है, ऐसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि खैरात पठार, तो मेकांग नदी से घिरा एक विशाल पठार है। ठीक है, तो खोरात पठार भी इसको बोलते। भूपट्टी की दरार के कारण दक्षिण पूर्व की ओर ढलान की ओर लहरदार पहाड़ियों का निर्माण करता है, दक्षिण पूर्व की ओर। तो देखिए दक्षिण पूर्व की ओर अगर हम देखें तो खैरात प्लेट्यू है, तो इधर क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर ये क्या करता है कि जो है उसका
ढलान वाली लहरदार पहाड़ियों का निर्माण करता है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम देखें तो चाओ फ्राया नदी बेसिन हो गया, तो मध्य मैदान में चाओ फ्राया बेसिन। ठीक है, चाओ फ्राया, तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो चाओ फ्राया जो है बेसिन हो गया। ठीक है, तो देखिए उत्तरी सहायक नदियों से भारी मात्रा में गाद के बहाव से निर्मित आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है, एक सपाट निचले बाढ़ के मैदान और डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ जो बेसिन है तो ये ऊपर से जो है जल को ला रही है, तो यहाँ जो है डेल्टा का निर्माण हो रहा है, तो जो खनिज संसाधन वगैरह है उससे वो रिच है। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र है और मतलब सपाट है, बाढ़ के मैदान और डेल्टा का निर्माण होता है। दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो समुद्र से निकट एक फैली ऊंची पहाड़ियों वाला एक लहरदार ग्रामीण इलाका है, जो पर्यटकों से भरे रेतीले समुद्र तटों, द्वीपीय से घिरे कटी फटी तट रेखाओं का निर्माण करता है। तो देखिए दक्षिण पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो शाई रेचा वाला जो क्षेत्र है, ये तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि अब देखा जाए तो समुद्र के तट पे है, कटी फटी तट रेखाएं हैं, तो इससे क्या होगा कि पर्यटकों के लिए जो है रेतीले समुद्र तटों और द्वीपीय से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। दक्षिण प्रायद्वीपीय की बात करते हैं तो ये देखिए पतली है पर्वतीय श्रृंखला जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से अलग करती है। अब देखिए अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन अलग कर रहा है, तो इस्थेमुस ऑफ करा। ठीक है, तो ये करा जो है दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं यहाँ पर, और करा की इस्थेमुस पर जो है सक्रिय हो जाती है और ज्वारीय मैदानों और मैंग्रोव दलदलों में समाप्त हो जाती है। तो ऐसा है, तो यहाँ देखा जाए तो ये क्या है कि आगे बढ़ने पे ज्वारीय जो है और दलदल इन सब चीज़ों पे वो समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं थाईलैंड के बारे में। और इसमें अगर हम बात करते हैं प्रमुख जल निकासी वगैरह की, जल निकासी प्रणाली की, तो इसमें देखिए चाओ फ्राया नदी है, चाओ फ्राया नदी है पिंग वांग योम नोम नदी संगम में निर्मित है, इसके द्वारा सिंचित होता है, थाईलैंड की खाड़ी में गिरता है। लाओस के साथ पूर्वी सीमा पर मेकांग नदी द्वारा सिंचित होता है। तो देखिए अगर मेकांग की बात करते हैं तो मेकांग रिवर आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला तो जो है मेकांग से सिंचित होता है, और यहाँ जो है चाओ फ्राया हो गया इस वाले रीजन से, और मिंग यांग उंग जो है काफ़ी सारे नदियाँ, और यहाँ पे क्या वांग हो गया, योम हो गया, नान हो गया, ये सब मिलती हैं और उसके संगम से निर्मित। ठीक है, चाओ फ्राया नदी। तो आगे इसमें है कि मृदा प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए मृदा प्रोफाइल कि देखिए मध्य डेल्टा मैदान है, उत्तर पर्वतीय घाटियों के भीतर अत्यधिक उपजाऊ वार्षिक रूप से पुनः प्राप्ति वाला जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किया कि थाईलैंड को थोड़ा डिटेल में देखिए। एक पिछला जो मैप का वीडियो था उसमें हमने क्या किया था कि कंबोडिया पे डिस्कशन जो है अधिक हुआ था, तो उस पर आप जो है देख सकते हैं वीडियो, वो भी जाके। ठीक है, हम लोग अभी कचथीऊ द्वीप के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि जो चेन्नई की सद्भावना यात्रा के दौरान श्रीलंका के जो सांसद है रऊफ हकीम, उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है और द्विपक्षीय समझौतों इन सब के तहत जो है काचाथीऊ की संप्रभुता पूरी तरह से मतलब सुलझा हुआ मामला है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये है कहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा ये। ठीक है, श्रीलंका इधर हो गया, जफना इधर पाल्क स्टेट, और ये रामेश्वरम और कचाथीऊ। तो अब देखिए ये एक छोटा सा निर्जन और विवादित द्वीप है जो ऐतिहासिक रूप से भारत श्रीलंका के बीच क्या है समुद्री सीमा और मछली पकड़ने के अधिकारों के में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। जो भारत के मछुआरे वहां गए या उधर से आ रहे हैं तो वो गतिरोध हो गया या पकड़े गए या ऐसा कुछ। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत के जमींदारों और मछुआरों का दावा रहा है, लेकिन भारत ने 1970 के दशक के मध्य से द्विपक्षीय समुद्री सीमा समझौतों के माध्यम से द्वीप पर जो है श्रीलंका के संप्रभुता को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। अगर हम जगह की बात करते हैं तो आपका यह जो है समुद्री जल डमरू मध्य यानी पाक जल डमरू मध्य के भीतर जो है पाक स्टेट, और तमिलनाडु जो है राज्य को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से अलग करने वाली पानी की एक संकरी पट्टी है। सीमा संरेखण के तो छोटा द्वीप स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा अगर हम बोले हम IMBL
इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री लाइन के श्रीलंका की ओर स्थित है। ठीक है। इतिहास और कानूनी ढांचा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ऐतिहासिक रूप से द्वीप के आसपास के जो जल क्षेत्र है उसका उपयोग जो है भारत श्रीलंका दोनों देश करते हैं। मछुआरे मछली पकड़ने और जाल सुखाने के लिए भी करते हैं इसका। सीमा संधियों की बात करते हैं तो 1974 और 76 के बीच भारतीय केंद्र सरकार ने श्रीलंका के साथ अपनी समुद्री सीमाओं को परिभाषित करने के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के आधार पर कचथीव पर श्रीलंका की संप्रभुता और आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जा चुका है। ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत द्वीप स्थिति किसी भी औपचारिक पूर्ण जांच को किसी भी देश द्वारा एक तरफा रूप से नहीं किया जा सकता। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में करना आवश्यक होगा। अब दोनों की द्वीप की अगर विशेषता की बात करते हैं तो निर्जन है, स्थानीय नागरिक आबादी या प्राकृतिक पेयजल स्रोत नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि यह दीर्घकालीन मानव बस्ती के लिए उपयुक्त नहीं है। सेंट एंटीमनी चर्च है, यानी द्वीप जो है ऐतिहासिक सेंट एंटीमनी चर्च स्थित है, जो प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन होता है। तीर्थ यात्रियों के लिए असीमित प्रवेश है, सीमित नहीं है। वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए कचहरी जाने वाले भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट या वीजा संबंधी किसी भी पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ता। श्रीलंका के जो नौसेना है और स्थानीय मछुआरे त्योहार के दौरान भारतीय आगंतुकों गेस्ट का नियमित रूप से स्वागत और सहायता करते हैं। समृद्धि और समुद्री पर्यावरण की बात करते हैं तो द्वीप के आसपास के जल क्षेत्र में समृद्ध जो है पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। हालांकि प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों का उपयोग विनाशकारी ट्रॉलिंग विधियों के कारण उन्हें पर्यावरणीय क्षति का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है इसमें है और ये करंट न्यूज में रहा है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि है कहाँ पर, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी जो है और नेक्स्ट जो है वो किसाऊ मल्टीपर्पज जो है वो डैम के बारे में चर्चा हो रहा है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली के महत्वपूर्ण बैठक में अध्यक्षता की, जहां जो है 6 हितधारक राज्यों लंबे समय से लंबित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध लागू करने के लिए ऐतिहासिक सहमति बनी है। 6 राज्य कौन कौन से हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। तो देखिए, किसाऊ ये रहा क्षेत्र, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, इधर यूपी हो गया, और नीचे आप अगर चले जाएंगे तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। या कैनाल के माध्यम से राजस्थान, वेस्टर्न यमुना कैनाल। तो देखिए, एमयू पर हस्ताक्षर जो भी है हुए। तो किसाऊ बहुउद्देशीय बांध के अगर बारे में हम बात करते हैं तो बांध परियोजना जो है विशाल पैमाने पर निर्माणाधीन जल अवसंरचना, जल विद्युत विकास योजना, अंतर्राज्यीय जल बंटवारे के मुद्दों को हल करने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने, क्षेत्रीय नदी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। नदी और स्थल की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी टोन्स नदी पर बनाया गया है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये जो है टोन्स नदी है, उस पे जो है बनाया गया है। ठीक है। आप यहाँ पे दिल्ली देख रहे होंगे कि पानीपत हो गया, ये गुरुग्राम हो गया, ये जो है आपका दिल्ली वाला रीजन हो गया। ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो ये वजीराबाद बैराज हो गया, इस तरीके से हीराकुंड बैराज हो गया। तो ये रहा आपका टोन्स नदी, देख पा रहे होंगे। तो आपको बताना है कि टोन्स नदी जो है वो यमुना में कितने % पानी को जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, तो मतलब सबसे बड़ी जल धारक में अगर देखा जाए तो टोन्स नदी का है, तो कितना % जल को वो उसमें डालती है। तो देखिए, यमुना नदी की सहायक नदी टोन्स में बनाया गया है। डाक पथ लगभग 39 किलोमीटर और उत्तर में इचारी बांध के ऊपर की ओर स्थित है। भौगोलिक सीमा की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। तो देखिए, किसाऊ की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है, वही हो गया आपका उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में। ठीक है, वह बॉर्डर के आसपास। उद्देश्य इसका देखा जाए तो क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि व्यापक जल संसाधन प्रबंधन नेटवर्क का निर्माण करना, निचले इलाकों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, उत्तरी भाग में जो है कृषि सिंचाई का विस्तार करना है, चरम भार जो विद्युत जो योजना है उसको उत्पन्न करना है, यमुना नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रवाह को बढ़ाकर उसे पर्यावरण। अगर हम परियोजना के प्रमुख विशेषताओं की बात अगर करते हैं, ठीक है, तो परियोजनाएं, तो देखिए इंजीनियरिंग विशिष्टताएं जो है तो डिजाइन में 234 मीटर ऊंचे हैं। ठीक है।
और आप कंक्रीट ग्रेविटी बांध की कल्पना अब बता सकते हैं कि 11,500 करोड़ के आसपास वित्तीय जो है निवेश इसमें किया जा रहा है। जलाशय की क्षमता की अगर बात करते हैं तो 1324 मिलियन घन मीटर जो है जल भंडारण क्षमता वाला एक विशाल जलाशय बनेगा। विद्युत एवं ऊर्जा की बात करते हैं तो 660 मेगावाट क्षमता वाला जो है इसमें जो प्रति वर्ष जो है 1379 जो है मिलियन यूनिट जो है स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने का अनुमान है। कृषि कवरेज की अगर बात करते हैं तो भंडारण नेटवर्क जो है ऐसी जल निकासी तंत्र प्रदान करेगा जो 97,076 हेक्टेयर कृषि फसलों की सिंचाई सहायक है। 90-10 का वित्त पोषण है, यानी केंद्र सरकार जो है 90% और जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो 6 राज्य हैं हितधारक राज्य, वो 10% में वो साझा करेंगे। ठीक है। अंतर्राज्यीय और जल अदला बदली की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर स्वैप्स, इसको ऐसे बोल, जल अदला बदली वाटर स्वैप। प्रारंभिक परियोजना खर्चों को संतुलित करने के लिए अद्वितीय संसाधन अदला बदली स्वैप सहमति बनी हुई है। बिजली घटक लागत साझा करने के लिए हिमाचल प्रदेश को आवंटित जल क्षमता को दिल्ली राजस्थान मांगों पूरा करने के लिए व्यवस्थित रूप से आपूर्ति की जाती है। अब इसको मतलब हिमाचल प्रदेश को जो आवंटित जल क्षमता है को दिल्ली राजस्थान की मांग, अब इनमें मांग है, डिमांड ज्यादा है, कहाँ दिल्ली है राजस्थान, तो इसको पूरा करने के लिए ये किया जाएगा। समय रेखा तो कई वर्षों से बातचीत में देरी के कारण पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा 18 में शुरू अनुमोदित की गई, 28 तक पूरी होने की संभावना है। ठीक है, तो पूरी हो जाएगी 28 तक। तो दिल्ली वासियों को और ये जो भी 6 राज्य हैं आपके, इनको शुभकामनाएं। ठीक है, 6 राज्य कौन कौन से हैं आपको बताना है। टोंस नदी में कितना वाटर का जो है, और यमुना नदी पे कितने बांध बने हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, यमुना पे हमें एक तो जो नदी है, कौन सा, टोंस नदी है, इसमें जल धारक, जल कितना जो है धारण क्षमता जो यमुना में डालती है। ठीक है, एक तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यमुना पे जो है बांध कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो बहुउद्देशीय जो परियोजना बन रहा है, इससे जो है कितने स्टेट को फायदा होगा। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेट है, बांध जो है वो कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, क्वेश्चन है। हमें